नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल के चौथे पार्ट को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग मिट्टी, कृषि, पशुपालन, साथ ही साथ नदी तंत्र, झील और सिंचाई, ऊर्जा संसाधन और खनिज, वन संपदा और वन्य जीव के बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और आज के सेशन का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुई थी। प्रश्न संख्या 1 का सही विकल्प होगा डी। यहाँ पर एक बात और आपको याद रखनी होगी, यदि हम उत्तर प्रदेश के यूपी के दृष्टिकोण से देखें तो दो प्रश्न और इसमें इंक्लूड कर दिए जाए। एक तो ये कि जमींदारी उन्मूलन कानून कब आया था? तो आपका सही जवाब होगा 1950 में। और इसको लागू कब किया गया था? तो 1 जुलाई 1952 को इसे लागू किया गया था। साथ ही साथ आपको याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1954 में। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। प्रश्न संख्या 1 का सही विकल्प होगा डी, 18 जून 2001 को। अगला देखिए, निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादन करता है? तो आपका सही जवाब होगा गेहूं, विकल्प डी सही होगा दूसरे का। तीसरा प्रश्न देखिए, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो वो कहाँ की गई थी? तो विकल्प डी सही होगा, पंतनगर में, यानी तीसरे का डी विकल्प सही होगा। चौथा प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो आपका सही जवाब होगा गेहूं। चौथे प्रश्न का सही विकल्प होगा बी। पांचवा प्रश्न देखिए, लाल मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी मिर्जापुर और झांसी के रीजन में पाई जाती है। ये पांचवे का सही विकल्प होगा डी। छठवां प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो आपका सही जवाब होगा 9। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है? तब भी आपका जवाब होगा 9। ठीक है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपका सही जवाब होगा धान, मक्का और गेहूं, यानी 7वें प्रश्न का सही जवाब होगा ए। धान, मक्का और गेहूं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। अगला देखिए, 8वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा लखनऊ में। 8वें प्रश्न का सही विकल्प होगा सी। यहाँ एक बात और याद रखिएगा, यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि देश और प्रदेश में पहली नियमित दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई, तब भी आपका जवाब होगा लखनऊ में, 1938 में किया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब होगा सी। 9वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है किसका? तो आपका सही जवाब होगा गेहूं का, यानी 9वें प्रश्न का सही जवाब होगा ए। 10वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां इन फसलों में मूंग की जो अवधि है वो न्यूनतम होती है। ठीक है, यानी आपका 10वें प्रश्न का सही आंसर होगा डी, मूंग। अगला 11वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादन करता है किसका? तो वो गेहूं है, गन्ना है और आलू है, यानी कि प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब होगा विकल्प ए। 12वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा गेहूं और गन्ना, रिपीटेड है, 12 का सही जवाब होगा बी। 13वां प्रश्न देखिए, प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, महोबा पान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? जहां पर नहीं शब्द आए वहां थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। यहाँ गेहूं में, आलू में और गन्ने में हम अभी पूर्व में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी, फूलों के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 15 देखिए, प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा इटावा, विकल्प सी। ये चंबल नदी क्षेत्र में अवनालिका अपरदन देखा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए नदी का नाम भी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब होगा सी, इटावा। अगला देखिए, देश में कुल दूध उत्पादन में किस प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश का, विकल्प सी सही हो जाएगा 16 का। 17वां प्रश्न है, प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा वायु अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा आपका। एक बात आप याद रखिएगा कि अगर ये पूछा जाए कि प्रदेश में सर्वाधिक अपरदन किससे होता है, तब आप बताएंगे जल से। दूसरी बात कि वायु अपरदन से पश्चिमी क्षेत्र प्रभावित होता है। अगर जिला पूछे तो आप आगरा और मथुरा सर्वाधिक प्रभावित बताएंगे। इन बातों को भी आपको याद रखना होगा। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब होगा ए।
18वां प्रश्न देखिए, निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा चावल का। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब होगा बी। 19 देखिए, उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका सही जवाब होगा, अब देखिए यहाँ तो कई है, तो यहाँ पर कई विकल्प, हाँ अब देखिए यहाँ पर आपका गन्ना भी आ रहा है, आलू भी आ रहा है, यानी कि आपका सही विकल्प क्या होगा? डी हो जाएगा, 1 और 3। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 20 कह रहा है कि आलू की चर्चा हुई, प्रश्न संख्या 19 पे जरा आलू के विषय में एक चीज यहां पर जिक्र कर देना चाहते हैं। आलू एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार प्रश्न आया है, दिमाग पे आ गई बात। आलू का निर्यात के लिए एक ब्रांड का नाम आता है ताज ब्रांड से, ठीक है? तो याद रखिएगा कि आलू का जो निर्यात होता है वो ताज ब्रांड से होता है। और एक प्रश्न और आलू से पूछा गया है कि आलू और अन्य शाक भाजियों का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? तो आपका जवाब होगा गाजियाबाद। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो बाबूगढ़ में। ये भी प्रश्न विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों में पूछे गए थे, तो इसको समाहित करना आवश्यक था। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कराए कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान नहीं रखता है? तो आपका सही जवाब होगा चावल, विकल्प डी सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? यह प्रश्न अभी हम लोगों ने देखा था, यहाँ विकल्प बी सही हो जाएगा, 9। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 9, यानी कि ये कृषि जलवायु प्रदेश पूछ रहा है, सस्य का मतलब कृषि जलवायु प्रदेश। अगला, इसमें एक बात और याद रखिएगा कि अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने मृदा समूह क्षेत्र हैं, तो आपका आंसर होगा 8, ठीक है? अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रदेश में कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्र में बांटा गया? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका सही जवाब होगा 20, यानी अगर पूछा जाए सस्य जलवायु क्षेत्र तो आप बताएंगे 9। अगर पूछा जाए कितने पारिस्थितिक क्षेत्र में या कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में, तो आपका जवाब होगा 20। अगर पूछा जाए कितने मृदा समूह क्षेत्र में, तो आपका जवाब होगा 8, ठीक है? प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादन रखता है, किसमें अग्रणी उत्पादन है? तो दूध में, यानी प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब होगा ए, ठीक है? अगला देखिए, अब यहाँ दूध की बात आ गई तो एक बात यहाँ पर याद रख लीजिएगा कि दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। दूध के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये दूध से है, ठीक है? इस बात को याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको एक बात और याद रखनी है कि जो दुग्ध विकास के लिए उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास विभाग और दुग्ध विकास परिषद की स्थापना की गई, वो 1976 में की गई थी। और अगर गाय से रिलेटेड करके देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण अधिनियम जो है वो 1955 में आया था, ये भी बात याद रखिएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो गो सेवा आयोग बना था वो 1999 में बना था, ये भी बात आप इससे कोरिलेट करके चलिएगा। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब होगा ए। 24वां देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो आपका सही जवाब होगा गन्ना, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल, वही प्रश्न है फिर रिपीट कर दिया, आपका सही जवाब होगा गन्ना, यानी 25 का सही जवाब होगा सी। 26वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो आपका सही जवाब होगा चना का, 26 का सही आंसर होगा डी। 27वां प्रश्न देखिए, गेहूं का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य, तो वो है उत्तर प्रदेश, सी विकल्प सही होगा 27 का। 28वां प्रश्न, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, कहां पर सर्वाधिक है कृषि श्रम उत्पादकता? तो आपका सही जवाब होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा यह प्रश्न, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, 28 का सही विकल्प होगा डी। 29वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? तो सीमांत कृषक उन्हें कहा जाता है जिनका 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले होते हैं, ठीक है? यानी कि आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 का सही विकल्प होगा बी। हमने करंट अफेयर्स के एक श्रृंखला में इसको और डिटेल में भी कवर किया था, जिन्होंने नहीं देखा है एडुटेरिया का जो 20 प्रैक्टिस सेट है वो निश्चित तौर पर देख लें। 29 का बी विकल्प होगा। अगला देखिए, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों की पॉली क्लिनिक नहीं है। तो पॉली क्लिनिक कहां पर जानवरों की नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा झांसी, ठीक है? यानी कि लखनऊ, मुजफ्फरनगर और गोरखपुर में पॉली क्लिनिक जानवरों के लिए है, लेकिन झांसी में नहीं है, बी विकल्प यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की बुआई कब होती है? तो आपका सही जवाब होगा जून जुलाई के महीने में खरीफ की फसल बुआई होती है। खरीफ की जो प्रमुख फसल है वो कौन सी है? धान है, ठीक है? याद रखिएगा। और अगर रबी की फसल पूछे तो उसमें गेहूं आता है, गेहूं, जौ, चना, मटर, आलू, सरसों, राई, ये सब रबी की फसल है, ठीक है? यानी प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब होगा सी। 32 देखिए, भारत में
उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है उसका क्या नाम है, तो वो खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। 32 का सही जवाब होगा ए। 33वां देखिए, आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो आपका सही जवाब होगा प्रतापगढ़। 33 प्रश्न का सही जवाब होगा बी। आगे देखिए 34वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुई थी, तो आपका सही जवाब होगा 1992। ट्रिक से याद कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना, ब से बही और ब से 92, ठीक है। तो 34 का विकल्प डी सही हो जाएगा। यहाँ पर किसान से संबंधित कुछ योजनाएं आपको जरूर याद रखनी चाहिए। जैसे अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किसान क्रेडिट योजना कब शुरू की गई थी, तो आपका सही आंसर होगा 1999-2000 में। और अगर ये पूछा जाए कि किसान वृद्धा पेंशन योजना कब शुरू की गई थी, तो आपका सही जवाब होगा 2 अक्टूबर 2003 को, ठीक है। तो ये किसान से संबंधित जो प्रमुख योजनाएं थी जो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई उसको इंक्लूड कराया गया। 34 प्रश्न का सही जवाब होगा डी। 35वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादन होता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा आलू और गन्ना का, ठीक है। यानी आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, राज्य में संतरे का सबसे अधिक पैदावार कहाँ होता है, तो संतरे का सबसे ज़्यादा पैदावार सहारनपुर में होता है। स से संतरा और स से सहारनपुर। 36 का विकल्प होगा सी। 37 देखिए, प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए गए सुगंधित चावल की किस्म कौन सी है, तो आपका सही जवाब होगा काला नमक। विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ। अगले टॉपिक पे चलते हैं, नदी जलमार्ग से संबंधित है। यहाँ पहला प्रश्न दिया है कि निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो आपका सही जवाब होगा गंगा नदी को। यानी प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा ए, ठीक है। गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के तौर पर विकसित किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो आपका सही जवाब होगा शारदा नहर। दूसरे प्रश्न का सही जवाब होगा डी। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रदेश की पेयजल परियोजना है, तो आपका सही जवाब होगा गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, ठीक है। यानी प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा सी। चौथा देखिए, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, तो आपका सही जवाब होगा ए, गंगा नदी को। 5वां प्रश्न देखिए, हथनी कुंड योजना, जो हथनी कुंड परियोजना है ये किस नदी पर है, तो आपको याद रखना है कि हथनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर है। 5वें प्रश्न का सही जवाब होगा सी। 6वां प्रश्न देखिए, माता टीला परियोजना किस नदी पर है, यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो आपका सही जवाब होगा बेतवा नदी पर। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा ए। 7वां देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, अब यहाँ नहीं दिया है। राजघाट, राजघाट का संबंध यमुना नदी से नहीं बेतवा नदी से, यानी ए ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। राजघाट बांध जो है ये ललितपुर में है और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार के बीच एक ज्वाइंट ये परियोजना है। और दूसरी बात कि राजघाट जो है ये बेतवा नदी पर है। अगला है रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये बेतवा नदी पर बिल्कुल सही है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर, ठीक है। माता टीला बेतवा, यानी राजघाट और माता टीला दोनों किस पर है, बेतवा नदी पर है, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई बांध भी माता टीला, रानी लक्ष्मीबाई भी बेतवा नदी पर है। ये तीनों बातें याद रखना है। 7वें का सही विकल्प होगा ए। 8वां देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो आपका सही जवाब होगा जौनपुर गोमती नदी पर स्थित है, यानी 8वें का सही विकल्प होगा सी। बिठूर गंगा नदी, गोरखपुर राप्ती नदी और कौसाम्बी यमुना नदी बिल्कुल सही है। 8वें का सही जवाब होगा सी। करा राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना किस नदी पर है, तो अभी हम लोगों ने चर्चा की है कि ये बेतवा नदी पर है, यानी 9वें प्रश्न का सही जवाब होगा सी, ठीक है। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है, तो आपका सही जवाब होगा राजघाट बांध। विकल्प डी सही होगा 10वें का। आप देख रहे होंगे बेतवा नदी पर बहुत प्रश्न बने हैं। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश में। और एक बात और आपको याद रखनी होगी कि फुलहर झील जो कि पीलीभीत क्षेत्र में, और ये गोमती नदी यहीं से निकलती है, ठीक है। ये भी बात याद रखनी होगी। 12 प्रश्न का सही जवाब होगा डी। अगला है परीक्षा बांध, परीक्षा बांध किस नदी पर है, तो ये बेतवा नदी पर है। देखिए बेतवा नदी बहुत फेमस प्रश्न है, जरा बेतवा नदी को एक बार और फिर से सारे प्रश्नों को एक जगह देख लेते हैं। बेतवा नदी पर अभी आपने पढ़ा माता टीला बांध, बेतवा नदी पर आपने पढ़ा रानी लक्ष्मीबाई बांध, बेतवा नदी पर आपने पढ़ा राजघाट बांध, और बेतवा नदी पर अब आप पढ़ रहे हैं पारीछा बांध, ठीक है। इतनी बातों को बेतवा नदी से आपको रिलेट करेंगे। 13 का सही जवाब होगा ए। 14वां प्रश्न देखिए, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश के किस नदी पर स्थित है, तो आपका सही जवाब होगा टोंस नदी पर, यानी प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब होगा बी। प्रश्न संख्या 15 देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है,
तो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है, ठीक है, यानी 15 का सही विकल्प होगा डी। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी हमने एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में बताया था कि चंबल नदी में अवनालिका अपर्दन, और वहां पर विकल्प इटावा सही था। यहाँ 16 का सही जवाब होगा सी। 17वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन नदी ब्रह्म घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है। तो आपका सही जवाब होगा शारदा, यानी शारदा नदी ब्रह्म घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और वो क्या बन जाती है, घाघरा, यानी घाघरा नदी करनाली और शारदा नदी के सम्मिश्रण से बनती है, यानी कि 17 का सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर अवस्थित है। अभी आपने पढ़ा था राप्ती नदी पर, 18 का सही जवाब होगा सी। 19वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है। तो आपका सही जवाब होगा गंडक, यानी 16 का सही जवाब होगा डी, यानी गंडक नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है। अगला देखिए, कह रहा है कि सूची को सुमेलित करना है, पूछ रहा है कि चित्रकूट, तो चित्रकूट किस नदी पर। तो चित्रकूट के संबंध में आप याद रखिएगा ये मंदाकिनी पर है, इसका ऑप्शन मंदाकिनी दिया होगा। चलिए और को भी देख लेते हैं। और जौनपुर की बात होगी तो जौनपुर का नाम आ जाएगा, अभी हमने बताया था गोमती नदी, यानी बी का आप दूसरे से सुमेलित कर देंगे। मथुरा की बात आएगी तो आप यमुना नदी से आप इसको कोरिलेट कर ले जाएंगे, ठीक है। और अगला है, हाँ देखिए मंदाकिनी दिया है। अयोध्या की बात कर रहा है तो अयोध्या हम लोग किससे ले लेंगे, सरयू नदी से ले लेंगे, ठीक है। तो हमने सबका बता दिया कि चित्रकूट किसमें, मंदाकिनी, जौनपुर किसमें, गोमती नदी। फिर उसके बाद मथुरा आपने देखा था, मथुरा किसमें था, तो मथुरा था यमुना नदी पर। और अयोध्या किस पर है, तो अयोध्या सरयू नदी पर। इस प्रकार आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है। तो आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश में, 21 का सही जवाब होगा डी। 22वां प्रश्न देखिए, निम्न में से सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो आपका सही जवाब होगा शारदा नहर, विकल्प बी सही हो जाएगा 22 का। 23वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ये जहां मिलती है वहां एक प्रयाग बनता है, पूछ रहा है निम्न नाम किस प्रयाग से संबंधित है। जैसे रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग का संबंध जो है वो अलकनंदा और मंदाकिनी से हो जाएगा। नंद प्रयाग का संबंध जो है वो अलकनंदा और नंदाकिनी से हो जाएगा। वहीं कर्ण प्रयाग की बात की जाए तो कर्ण प्रयाग अलकनंदा नदी और पिंडार नदी से होगा, ठीक है। कर्ण प्रयाग का किससे होगा, अलकनंदा और पिंडार नदी से। और देव प्रयाग जो है ये भागीरथी और अलकनंदा नदी से होगा। यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं। रुद्रप्रयाग का संबंध अलकनंदा और मंदाकिनी से होगा, यानी ए का सही सुमेलित दूसरा हो जाएगा। नंद प्रयाग का संबंध किससे है, तो नंद प्रयाग का संबंध अलकनंदा और नंदाकिनी से है, यानी बी को आप चौथे से सुमेलित कर देंगे। कर्ण प्रयाग का संबंध जो है अलकनंदा और पिंडार नदी से है, यानी आप सी को तीसरे से कोरिलेट करेंगे। और अंतिम है देव प्रयाग, इसको आप अलकनंदा और मंदाकिनी यानी कि डी का सही आप सुमेलित करेंगे 1 से, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या दिख रहा है, विकल्प बी। अगला देखिए, निम्न में से कौन गंगा के दाहिने किनारे से नहीं मिलती, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, दाहिने किनारे की बात पूछ रहा है तो आप यहाँ पर वाराणसी, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है, ठीक है। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो वाराणसी बाएं किनारे पर है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, वाराणसी कहाँ पे, बाएं। और ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, वाराणसी को वाराणसी समझ लीजिए, ब से वाराणसी या ब से बाएं, ठीक है। 24 का विकल्प सी सही होगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना किस नदी पर है। देखिए बेतवा नदी से इसको कितना लगाव है, ये बेतवा नदी पर है। और चलिए यहाँ पर केन बेतवा के भी एक जगह जिक्र आ गया, याद रखिएगा करंट के दृष्टिकोण से केन बेतवा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जिक्र मैंने करंट में बहुत अच्छे से किया है, इसलिए करंट के जितने भी पोर्शन है उसको आपको निश्चित तौर पर कंप्लीट कर लेना है। जरा इस 25 प्रश्न का सही जवाब होगा डी, बेतवा नदी पर राजघाट है। यहाँ पे जरा केन नदी को भी समझ लीजिए, क्योंकि केन और बेतवा लिंक परियोजना भी बहुत चर्चा में है। जैसे केन नदी की बात करें तो केन नदी का जो उद्गम है कैमूर की पहाड़ी से, ठीक है। इसको कर्णवती भी कहा जाता है, केन को कर्णवती भी कहा जाता है। और साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा कि केन नदी यमुना नदी के साथ बांदा में मिलती है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बेतवा नदी की चर्चा कर लें, क्योंकि बेतवा नदी पर बहुत प्रश्न बने हैं, तो बेतवा नदी जो है ये कुमरा रायसेन मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। कहाँ से, कुमरा एक गांव का नाम है, रायसेन जिला मध्य प्रदेश से। दूसरी बात कि ये यमुना नदी से हमीरपुर में जाके मिल जाती है, ठीक है। और बेतवा नदी को बेलवती नदी भी के नाम से भी जानते हैं, इसका उपनाम है। यानी 25 प्रश्न का विकल्प डी होगा। और जितनी बातों को मैंने करंट से कोरिलेट किया यहाँ पर, उन बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन
आपका यहाँ कौन कौन सा बन रहा है? अच्छा, यहाँ कह रहा है कि उसका घटते क्रम में बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले नलकूप, उसके बाद नहर, उसके बाद तालाब कुआं और फिर उसके बाद अन्य साधन। इसका मतलब यहाँ पर विकल्प बी आपका बिल्कुल सही हो रहा है। 26 का विकल्प बी सही होगा। 27 देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्न नदियों में किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि ये जो नदियां दी हैं इसमें किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, पहला है गोमती नदी। गोमती नदी अभी हमने एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था कि गोमती नदी फुलहर झील से निकलती है, ठीक है, यानी कि इसका उद्गम हिमालय से नहीं है। दूसरा इसमें नाम दिख रहा है जिसकी अभी हम लोगों ने चर्चा की है, बेतवा नदी। बेतवा नदी को हमने अभी बताया आपसे, कुमरा गांव रायसेन मध्य प्रदेश से निकलती है। इसका मतलब ये भी हिमालय से नहीं निकलती है, यानी इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प सी, 1 और 3। देखिए यही एक्सप्लेनेशन का फायदा होता है, यहाँ आपने सीधे उसको कोरिलेट कर दिया, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा सोनभद्र में स्थित है, ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला है अर्जुन बांध नहर लाभान्वित जिला कौन सा है? तो अर्जुन बांध से संबंधित जो लाभान्वित जिला है वो कौन सा आपका विकल्प सही हो जाएगा? तो हमीरपुर, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अर्जुन बांध नहर से हमीरपुर है। अब देखिए अर्जुन बांध की बात आई तो यहाँ पर एक चीज करंट से भी कोरिलेट हो रही है, क्या? कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने महोबा जिले में अर्जुन सिंचाई परियोजना को प्रारंभ किया था। देखिए यहीं से आपको करंट से कोरिलेट करना है। तो ये अर्जुन बांध नहर लाभान्वित जिला हमीरपुर याद रखना है, 29 का विकल्प डी। उसके साथ ही साथ अर्जुन सिंचाई परियोजना भी याद रखनी है करंट से। अब इसको हम लोगों ने कहाँ कवर किया था? एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट के डिस्कशन में। उसमें आपने ये देखा था, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दे रहा हूँ, सारी बातें तो नहीं आ पाएंगी क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। जो प्रमुख बात है, जैसे वहां पे आपने देखा था इसके साथ साथ 4 परियोजना और थी। कौन कौन सी? एक रतौली बांध परियोजना, दूसरी भावनी बांध परियोजना, तीसरी मसगांव चिल्ली स्प्रिंकल परियोजना, ठीक है। इनका जो उद्घाटन था वो भी अर्जुन सिंचाई परियोजना के साथ साथ हुआ था। और इसका उद्देश्य आपने क्या पढ़ा था? उद्देश्य क्या था? महोबा, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, इन क्षेत्रों में पानी और सिंचाई की व्यवस्था को अच्छा करने के लिए। हमने जैसे यहाँ पर हमीरपुर का नाम देखा तुरंत वो बात रिकॉल हो गई, अर्जुन और हमीरपुर। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल अलर्ट होकर चीजों को देखना है। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब होगा डी। अब चलिए आगे चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, ये हम लोगों ने अभी देख लिया है, बेतवा नदी पर स्थित है, ए विकल्प सही होगा। 31 देखिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय, तो ये आपका सही जवाब होगा, उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में कहां पर? तो अभी आपने पढ़ा सोनभद्र में है। 31 का विकल्प ए सही हो जाएगा। 32 देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो अभी आपने देखा नलकूप सबसे बड़ा है, 32 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में नलकूप द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, तो कहां पर सिंचित क्षेत्र भूमि नलकूप से सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, 33 का विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी अभी हमने आपको बताया केन नदी बांदा में यमुना से मिलती है, और बेतवा नदी को बताया कि हमीरपुर में यमुना नदी से मिलती है, यानी केन और बेतवा दोनों यमुना की सहायक नदी। चंबल भी यमुना की सहायक नदी होती है। यहाँ विकल्प क्या सही हो जाएगा? कल्याणी। यही एक्सप्लेन करना है, इसीलिए मैं कहता हूँ केवल प्रश्न आंसर मत करिए, थोड़ा सा अगर वीडियो बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छे से कवर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 34 का विकल्प डी सही होगा। अगले टॉपिक पे चल रहे हैं। ये जल विद्युत परियोजना से संबंधित अगला टॉपिक है। पूछ रहा है कि ओबरा जल विद्युत परियोजना कहां पर है, किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका सही जवाब होगा रिहंद नदी पर। ये ओबरा कहां पर है? सोनभद्र में, ठीक है, याद रखिएगा। ये पहले प्रश्न का सही जवाब होगा सी, रिहंद नदी पर। अगला देखिए, नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है, तो ये नरोरा आणविक संयंत्र जो है ये बुलंदशहर में है। आपका दूसरे का सही विकल्प होगा डी। याद रखिएगा, ये जो नरोरा आणविक संयंत्र है इसकी जो पहली इकाई है वो कब लगाई गई थी? 1991 में लगाई गई थी, ठीक है। और ये एक आणविक का मतलब कि एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है, यानी दूसरे का सही विकल्प होगा डी। तीसरा देखिए, रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई? तो आपका सही जवाब होगा रोजा में। तीसरे का सही विकल्प होगा बी। चौथा देखिए, किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना यानी वही आणविक परियोजना, तो आप क्या बता देंगे? नरोरा। नरोरा कहाँ पे? बुलंदशहर, ठीक है, यानी आपका चौथे प्रश्न का सही जवाब होगा डी। पांचवा देखिए, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बेतवा नदी पर, ठीक है। और ये माता टीला जो बहुउद्देशीय परियोजना किस जिले में अगर पूछ देगा तो आप बता देंगे, तो ये ललितपुर जिले में, ठीक है, क्योंकि कई बार जिला भी पूछा है ललितपुर में। और अगर ललितपुर की बात उठ गई तो ललितपुर में एक और विद्युत परियोजना है, जो कौन सी आपने पढ़ी थी? वो है राजघाट जल विद्युत परियोजना, और ये भी किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। यानी कि बेतवा नदी पर 2 परियोजनाएं, माता टीला और राजघाट, और दोनों कहां पर है? ललितपुर में। ये बात आपको याद रखनी होगी। प्रश्न संख्या 5 का सही विकल्प होगा बी।
अगला देखिए, निम्न में से कौन तापी परियोजना नहीं है? तो यहाँ पर रिहंद परियोजना जो है ये तापी परियोजना नहीं है। छठवें का सही विकल्प होगा ए। जो ये रेहंद बांध जल विद्युत परियोजना है ये सोनभद्र पिपरी में है, और इसी पर जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील जो आप पढ़ रहे थे वो इसी पर है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा ए रिहंद। अगला देखिए, ऊर्जा की किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो आपका सही जवाब होगा डी सौर ऊर्जा। अगला देखिए, प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? किस पर सबसे ज्यादा जल विद्युत है? ऊपरी गंगा पर। ठीक है, यानी कह रहा है कि प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? तो आपका सही जवाब होगा ऊपरी गंगा पर सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र अवस्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की चलते, यानी 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, 9वां प्रश्न कह रहा है 9वें प्रश्न में कि प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो आपका सही जवाब होगा तापी ऊर्जा प्रदेश में विद्युत उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यानी 9वें प्रश्न का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला 10वां प्रश्न है, प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में एनटीपीसी का नहीं है, पूछ रहा है नहीं है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? ओबरा संयंत्र। ठीक है, ओबरा संयंत्र जो है ये एनटीपीसी का नहीं है। यहां पर एक बात याद रखिएगा, ऊंचाहार, टांडा और औरैया ये तीनों एनटीपीसी का तापी ऊर्जा केंद्र है, और ये जो ओबरा संयंत्र है ये रूस के सहयोग से बन रहा है। और जो ये औरैया आप संयंत्र देख रहे हैं इसके लिए एक बात और याद रखिएगा, ये ताप और गैस दोनों संयंत्रों से। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब होगा सी। 11वां प्रश्न देखिए, 11वें प्रश्न में पूछ रहा है कि शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो शीतला जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? तो झांसी में स्थित है। ठीक है, झांसी में शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है। इसी के साथ साथ अभी आपने झांसी में एक और क्या देखा था? परीक्षा जल विद्युत परियोजना, जो कहां पर है? बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, यहां पर एक और जल विद्युत परियोजना जो काफी पूछी जाती है, याद रखिएगा, खारो जल विद्युत परियोजना। और ये खारो जल विद्युत परियोजना जो है ये सहारनपुर में है, और किस नदी पर है? यमुना नदी पर है। ठीक है, यहां पर एक चीज ज्यादा पूछी, खारो जल विद्युत, सहारनपुर और यमुना नदी। और 11वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? झांसी। अगला देखिए, कह रहा है कि प्रदेश के एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा बुलंदशहर की प्रथम इकाई कब स्टार्ट हुई थी? तो इसका सही जवाब अभी हमने एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में बताया था 1991, यानी 12 का विकल्प सही होगा सी। 13वां प्रश्न देखिए, प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो आपका सही जवाब होगा 1983 में, यानी कि 13वें प्रश्न का सही जवाब होगा बी। जितने ईयर वाले प्रश्न हैं इनको विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा। 1983 13 का। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। तो नरौरा बुलंदशहर, यानी 14 का सही विकल्प सी। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? तो अभी हमने आपको बताया था रूस के सहयोग से हुई, यानी 15 का सही जवाब होगा ए। 16वां प्रश्न देखिए, माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? तो माता टीला बांध उत्तर प्रदेश में है, और किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। अगर उत्तर प्रदेश के जिले में जाए तो आप बताएंगे ललितपुर में। कोई भी प्रश्न निकलने नहीं देना है। ठीक है, यानी 16 का सही जवाब क्या होगा? सी। 17 देखिए, निम्नलिखित में एनटीपीसी संयंत्रों में कौन सा गैस आधारित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा गैस आधारित नहीं है? तो यहाँ पर टांडा जो है ये तापी संबंधित है, तापी संयंत्र है। तो यहाँ पर गैस में कौन कौन हो गया? औरैया, आंवला और दादरी। ठीक है, और औरैया को लेकर अभी हमने आपको बताया था ये ताप और गैस दोनों है। ठीक है, और टांडा क्या है? तापी है, यानी 17 का सही जवाब क्या होगा? डी हो जाएगा। 18वां देखिए, फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई। तो ये कहां पर? मिर्जापुर में की गई। 18 का सही विकल्प होगा डी। भारत और फ्रांस के दोनों राष्ट्रपति और यहाँ के प्रधानमंत्री वहां गए थे। 18 का सही जवाब होगा डी। 19वां देखिए, राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है कहां पर? तो आपका सही जवाब होगा रिहंद बांध, यानी 19 का सही जवाब होगा डी। ठीक है, याद रखिएगा। अगले टॉपिक पे चल रहे हैं, ये जो पश्चिम बिहार से संबंधित है इसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। यहाँ पर दिया है बखीरा पश्चिम बिहार स्थित है। तो बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? तो बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में स्थित है। ठीक है, यानी आपका पहले प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। यहाँ एक बात और मैं बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर के अलावा बताना चाहता हूँ कि अगर आपसे यह पूछे कि राज्य का पहला पश्चिम बिहार कौन सा है, तो आपका जवाब होगा चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार। कहाँ पर? नवाबगंज। इसको यानी नवाबगंज पश्चिम बिहार कहते थे, अब उसका नाम चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार हो गया। ये पहला पश्चिम बिहार। अगर इसमें पूछा जाए कि राज्य का सबसे बड़ा पश्चिम बिहार कौन सा है, तो आप बताएंगे लाख बाहोस पश्चिम बिहार कन्नौज में। और अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो शेखा झील पश्चिम बिहार जो है अलीगढ़ में है, ये बताएंगे। इसको भी आप याद रखिएगा, ये बातें आपको निश्चित तौर पर याद रखनी चाहिए। और बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ है? संत कबीर नगर, पहले का ऑप्शन बी। दूसरा देखिए, कह रहा है कि निम्न वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट
उत्पन्न करता है, तो आपका सीधा जवाब होगा यूकेलिप्टस, डी ऑप्शन। तीसरे का देखिए, प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहां पर स्थित है, तो आपका सही जवाब होगा उन्नाव में स्थित है। और अभी हमने आपको बताया कि ये पहला पश्चिम बिहार है, नवाबगंज पश्चिम बिहार, और इसका अब नाम क्या कर दिया गया है, चंद्रशेखर पश्चिम बिहार। इन पूरी बातों को याद रखें। और कहां पर है, उन्नाव में। तीसरे का सही विकल्प होगा डी। चौथा देखिए, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार, तो आपका सीधा जवाब होगा नवाबगंज पश्चिम बिहार या चंद्रशेखर पश्चिम बिहार, उन्नाव में है, यानी चौथे का सही जवाब बी होगा। पांचवा देखिए, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पश्चिम बिहार कौन सा है, तो आपका सही जवाब होगा लाख बाहोस पश्चिम बिहार, जो अभी हमने आपको बताया था सबसे बड़ा। कहां पर है लाख बाहोस, ये कन्नौज में स्थित है, याद रखिएगा कहां पर है, ये कन्नौज में है। पांचवें प्रश्न का सही जवाब होगा सी। छठवां देखिए, नवाबगंज पश्चिम बिहार, तो अभी हमने आपको बताया कहां पर है, उन्नाव में है। अब इसको चंद्रशेखर भी कहते हैं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, गलत नहीं होना चाहिए। अगला है ओखला पश्चिम बिहार कहां पे है, तो अभी आपने ओखला पश्चिम बिहार को कहां देखा था, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, यानी कि बी का आंसर किसे मिला देंगे, तीसरे से। अगला है समसपुर पश्चिम बिहार, तो समसपुर पश्चिम बिहार कहां पे, रायबरेली, यानी सी को आप चौथे से कोरिलेट कर दीजिए। पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार कहां पे है, तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा गोंडा में, यानी आप डी को पहले से कोरिलेट कर दीजिए। अब आप इजीली मैचिंग कर ले जाएंगे। प्रश्न संख्या 7 देखिए, पूछ रहा है सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन सा कूट सही है। तो पहले सोनभद्र को देखिए, सोनभद्र में आपको यहां पर दिखाई दे रहा है एंडालुसाइट, ये सोनभद्र में है, पाइराइट सोनभद्र में है, ठीक है, और डोलोमाइट जो है ये भी सोनभद्र में, ठीक है। जहां तक कि यूरेनियम की बात है, यूरेनियम ललितपुर में, ये बहुत पूछा जाता है, यूरेनियम कहां पे, ललितपुर में। और सोनभद्र में आपने क्या देख लिया, एंडालुसाइट, दूसरा पाइराइट, तीसरा डोलोमाइट। और सोनभद्र में एक और पाया जाता है चूने का पत्थर, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। जो डोलोमाइट है ये सोनभद्र के साथ साथ बांदा में भी पाया जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। इस प्रश्न को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा, अधिकतर पूछा जाता है। इस प्रकार आपका विकल्प बी सही दिख रहा है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी के लिए लोकप्रिय था लेकिन आज पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है, तो आपका सही जवाब होगा यूकेलिप्टस, विकल्प डी। अगला, प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो आपका सही जवाब होगा, अभी हमने चर्चा कर दी है, क्या नाम है इसमें, इसका सबसे छोटा कौन सा है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में, ठीक है, इन विकल्प में, यानी आपका 9वें का प्रश्न क्या होगा, ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत भाग वन होना चाहिए, तो आपका सही जवाब होगा 1/3, यानी 10वें का प्रश्न का सही जवाब होगा डी। इसको हमने जो इस बार नई बनावरण रिपोर्ट आई है उसमें हमने इसको और विस्तार से चर्चा की है, 10वें का डी, उसको जरूर देख लें। अगला है राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं, तो राज्य में एस्बेस्टस कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपका सही जवाब होगा मिर्जापुर में, ठीक है, मिर्जापुर में एस्बेस्टस पाया जाता है। याद रखिएगा कि मिर्जापुर में एस्बेस्टस और बलुआ पत्थर भी पाया जाता है, ठीक है, इन दोनों बातों को याद रखना है, मिर्जापुर में एस्बेस्टस और बलुआ पत्थर। और ये जो एस्बेस्टस है ये प्लास्टिक फाइबर क्ले या फायर क्ले भी अगर आपसे कहा जाए तो भी क्या है, आप मिर्जापुर को ही टिक करेंगे, यानी 11वें प्रश्न का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई, तो आपका सही जवाब होगा चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में, ठीक है, यानी 12वें प्रश्न का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, कराई की किस राज्य में किस एक में बब्बर शेर सफारी स्थापित है, तो आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, इटावा में। अगला है यूरेनियम उपलब्ध है, तो अभी हमने आपको बताया था सीधे ललितपुर को आप टिक करेंगे, 14 का सही विकल्प होगा ए। ललितपुर में यूरेनियम के साथ साथ तांबा भी आप याद रखिएगा, यानी ललितपुर का नाम आए तो तुरंत आपके दिमाग में यूरेनियम और तांबा चलना चाहिए, 14 का ए विकल्प सही होगा। 15 देखिए, वन नवीकरणीय साधन संसाधन है, तो ये आपका विकल्प बिल्कुल सही है, यानी कथन सही है, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर व्याख्या नहीं हो पा रही है, ठीक है, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं लेकिन कह रहे हैं नवीकरणीय साधन है, यानी दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअल सही है लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यानी प्रश्न संख्या 15 का सही विकल्प क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला देखिए, करें द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई थी, तो आपका सही जवाब होगा ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था उत्तर प्रदेश में, 2001 में, ठीक है, यानी 16 का सही जवाब होगा सी। 17वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका सही जवाब होगा सिंगरौली क्षेत्र में। जो ये सिंगरौली है ये कहाँ पर है, ये सोनभद्र में, ठीक है, कोयले का भंडार सिंगरौली सोनभद्र में है, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि यानी 17 का विकल्प बी हो जाएगा। 18 कह रहा है कि सोनभद्र, अब यहाँ पर मैच करना है, चलिए अभी आप देख चुके हैं, सोनभद्र की बात आ गई तो सोनभद्र को आप कहाँ से ले जाएंगे, चूने का पत्थर। सोनभद्र के बारे में अभी हमने आपको क्लियर कट बताया था कि सोनभद्र में चूने का पत्थर, एंडालुसाइट, पाइराइट और डोलोमाइट, ठीक है, ये भी पाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ आप सीधे चूने का पत्थर। प्रयागराज में क्या है, शीशे के बालू जिसको ग्लास सैंड कहा जाता है प्रयागराज से। ललितपुर में अभी हमने आपको बताया था यूरेनियम और तांबा,
ठीक है, याद रखिएगा। मिर्ज़ापुर में अभी हम लोगों ने चर्चा की थी नॉन प्लास्टिक फायर क्ले या नॉन प्लास्टिक फायर क्ले या फायर क्ले, या मिर्ज़ापुर में की बात आ जाएगी तो हम लोगों ने बलुआ पत्थर भी देखा था, एस्बेस्टस की भी बात की थी। तो इसको रिकॉल करते रहिए, ठीक है। अगला देखिए, ये एक बात और याद रखिएगा कि ये जो शीशे का बालू या ग्लास सैंड है, इसको सिलिका बालू भी कहते हैं, तो भी आप प्रयागराज ही मारेंगे, ठीक है। यानी कि प्रश्न संख्या 18 का सही विकल्प क्या दिख रहा है? बी। अगला देखिए 19वां, करा कि निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा सोनभद्र, 19 का बी। अगला देखिए 20 कह रहा है कि सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ पर है? तो सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा बलिया में स्थित है। यानी प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब क्या होगा? डी में हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं। कोयला, कोयला जो है ये सोनभद्र में पाया जाता है, और कहाँ पे? सिंगरौली, अभी आपने पढ़ा है। अगला देखिए, कह रहा है बलुआ पत्थर, तो बलुआ पत्थर अभी हमने आपको बताया मिर्जापुर में, एस्बेस्टस मिर्जापुर में, फायर क्ले मिर्जापुर में, ठीक है। तो इतनी बातों का आपने देखा था। अगला देखिए सिलिका बालू, या जिसको कहा जाता है ग्लास सैंड, प्रयागराज, बिल्कुल सही है। यूरेनियम ललितपुर में, ये झांसी का है, गलत हो जाएगा। यूरेनियम और तांबा दोनों ललितपुर में, बिल्कुल याद रखना है, डी विकल्प सही होगा 21 का। 22वां देखिए, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा हस्तिनापुर, ये मेरठ में स्थित है। ये सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर मेरठ, यानी प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब होगा सी। 23वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो आपने अभी देखा था क्या कि रॉक फास्फेट और डोलोमाइट, ठीक है। डोलोमाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र और बांदा में भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, यानी प्रश्न संख्या 23 का सही विकल्प क्या हो गया? सी हो गया, ठीक है। अगला देखिए, करेक्ट कौन सा सुमेलित है? तो चलिए सोनभद्र, सोनभद्र को आप किससे ले लेंगे? चूना पत्थर से, और एंडालुसाइट, पाइराइट, डोलोमाइट। अगला है ललितपुर, ललितपुर को आप किससे कोरिलेट कर देंगे? तो ललितपुर को आप यूरेनियम और तांबा से कोरिलेट कर देंगे, ठीक है, अभी आपने पढ़ा था इसको। अगला देखिए प्रयागराज, प्रयागराज में सिलिका बालू कहिए चाहे ग्लास सैंड कहिए, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा अब्रक। बाकी के बारे में आपने बहुत पढ़ लिया, ठीक है। यानी अब्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? चूना पत्थर भी पाया जाता है, बॉक्साइड भी पाया जाता है, और जिप्सम भी पाया जाता है, लेकिन अब्रक नहीं पाया जाता है। यानी 25 का विकल्प बी होगा। अगला देखिए, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो बॉक्साइड की बात हुई है, तो बॉक्साइड किसका अयस्क होता है? ये भी प्रश्न बहुत पूछा गया है। तो ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है, और भारत में अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए कि एल्युमिनियम का संयंत्र कहाँ पे है, तो ये हिंडाल्को रेणुकूट में है। ये भी बात कई बार पूछी गई है, याद रखिएगा। और अगर बॉक्साइड की बात की जाए तो बॉक्साइड मुख्यतः बांदा और चंदौली में पाया जाता है, ललितपुर में भी पाया जाता है, लेकिन बांदा और चंदौली में बॉक्साइड है। ये भी बात याद रखिएगा। ये छूटा था, ये भी कवर हो गया। 26 का अब यहाँ पे देखिए, निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है? तो आप सीधे ललितपुर टिक कर देंगे, सी। अगला है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा हरियाणा, क्योंकि चंबल राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 3 राज्यों से संबंधित है। और अभी हमने आपको बताया था कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और ये कौन सा अपर्दन करती है? अवनालिका अपर्दन, ठीक है। यानी प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब क्या होगा? सी। यहाँ पर आज के इस चौथे पार्ट को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगले 1 या 2 पार्ट में हम लोग पूरा कवर कर देंगे, और ये उत्तर प्रदेश के वो ट्रेडिशनल प्रश्न हैं जो कई बार आयोगों में पूछे गए। मेरा ये प्रयास रहा कि उसमें और भी जो संबंधित प्रश्न पूछे गए वो उनको समाहित कर दिया जाए। आज के सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में निश्चित तौर पर शेयर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत